बात कर रहे थे कि लोकतंत्र अर्थात जनता का शासन। लोकतंत्र में जन सहभागिता का महत्व है। जन सहभागिता के अनुकूल शासन व्यवस्था का संचालन। हमने लोकतंत्र की मेरिट्स की बात की कि जनसाधारण के जो मुद्दे हैं उसमें वो मुद्दे लोकतंत्र में सुने जाते हैं और उनको सोल्व किए जाते हैं विभिन्न सरकारों। जो सरकारें होती हैं उनका निश्चित उत्तरदायित्व लोकतंत्र में तय हो जाता है, क्योंकि जनता संवैधानिक प्रावधानों के अनुसार जितना समय सरकार का है उस समय के बाद सरकारों को और सरकारों को चलाने वाले राजनीतिक दलों को जनता के बीच में जाना होता है और जनता से वापस मैंडेट लेकर राजनीतिक दल सरकार बनाते हैं और जनता तय करती है कि अमुक राजनीतिक दल को वापस सरकार में भेजना है या विपक्ष में भेजना है। ये लोकतंत्र में जो मालिक है असली रूप में जनता है। लोकतंत्र के होने से जनता में राजनीतिक शिक्षा, राजनीतिक चेतना सभी क्षेत्रों में बढ़ती है। डेमोक्रेसी के होने से शासन का उत्तरदायित्व जो है वो तय है। लोकतंत्र की खास खूबसूरत विशेषता है कि जो लोकतांत्रिक व्यवस्थाएं, कोई भी शासन पद्धति, कोई भी शासन व्यवस्था हो, चाहे वो अध्यक्षात्मक हो, संसदीय व्यवस्था हो, वो सभी व्यवस्थाएं संविधान के अनुकूल चलती हैं। उसमें संविधान सर्वोच्च है और संविधान को आधार रखकर सरकारें अपना कार्यों का संचालन करती हैं और उसी से उनका उत्तरदायित्व जुड़ा होता है। तो हम ये मान सकते हैं कि डेमोक्रेसी में संविधान का महत्व है। संविधान के अनुकूल सरकार चलती है, मनमाने ढंग से नहीं चल सकती। और इसमें जो खास बात है वो ये है कि रूल ऑफ लॉ, विधि का शासन, अर्थात विधि के शासन के अनुसार सरकार अपने कार्यों का संचालन करती है। और इसमें एक जो पक्ष जुड़ा हुआ है वो ये है कि स्वतंत्र न्यायपालिका की स्थिति वो ये देखती है कि विधायिका और कार्यपालिका, और ये सिर्फ लोकतंत्र में संभव है, विधायिका और कार्यपालिका अपने कार्यों के और उत्तरदायित्व का पूरा कर रही है या नहीं कर रही। और इन सब चीजों का जवाब जनता दे सकती है। जनता निश्चित निर्वाचन के बाद में जो चुनाव होते हैं उसमें निर्णय दे सकती है, लेकिन संविधान के अनुकूल चल रही है नहीं चल रही, कहीं संविधान के विभिन्न उपबंधों का उल्लंघन तो नहीं कर रही सरकार। इन सब चीजों को देखने वाली जो संस्था है वो न्यायपालिका है और वो डेमोक्रेसी में स्वतंत्र और निष्पक्ष रूप से अपने कार्य का संचालन करती है। इसके अलावा जो राजनीतिक चेतना और राजनीतिक चेतना से जुड़े हुए जो लोग, जो जनता के जो अधिकार, जो स्वतंत्रता, उन स्वतंत्रता का उपभोग लोकतंत्र में स्वतंत्र तरीके से जनता करती है। जनता के पास वोटिंग राइट है, शासन की आलोचना का अधिकार है, विचार का अधिकार है, अभिव्यक्ति का अधिकार है, तो संगठन बनाने का अधिकार है। तो विभिन्न प्रकार के जो उन जनता को अधिकार मिलने चाहिए वो डेमोक्रेसी में मिलते हैं और उनका वो उपभोग करते हैं और स्वतंत्र तरीके से, निर्भीक तरीके से जनता उनका उपभोग करती है। तो हमको समझना होगा कि जनता में राजनीतिक रूप से जो जितनी स्वतंत्रता और अधिकार मिले वो लोकतंत्र में संभव है। और राजनीतिक समानता, अर्थात सभी व्यक्तियों को वोटिंग राइट समान रूप से मिला। ऐसा नहीं किसी अमीर व्यक्ति का एक से अधिक वोट मिलते हैं, गरीब व्यक्ति को कम वोट मिलता है, एक वोट सबका है। तो ये डेमोक्रेसी में ही संभव है। और डेमोक्रेसी में गरीब अमीर की जो वोट की ताकत है वो बराबर है और जनता अपने निर्णय से, अपने स्वतंत्र विवेक से निर्णय कर सकती है। तो ये लोकतंत्र की जो खास बातें थी वो हमने बताई। लोकतंत्र में इसके अलावा इन सब बातों की जो हमने बात की, इसमें जितनी भी राजनीतिक व्यवस्थाएं सरकारें संचालित हैं वो बिना किसी भेदभाव संविधान के अनुकूल अपना कार्य करते हैं। और कोई भी व्यक्ति, जनसाधारण का कोई भी व्यक्ति
सार्वजनिक पद जो निश्चित योग्यता को पूरी करता है प्राप्त कर सकता है। निर्वाचित होने का अधिकार ये डेमोक्रेसी की अच्छी विशेषता है। इसमें कोई जरूरी नहीं किसी व्यक्ति को विशेष आवश्यकताएं हैं। जो आवश्यकता, जो अधिकार, जो आवश्यक शर्तें जोड़ी गई है संविधान के द्वारा वो पूरी करनी होती है, कोई भी व्यक्ति निर्वाचित होने का अधिकार है। अभी डेमोक्रेसी की बात के साथ हम लोकतंत्र को अधिनायकवाद के साथ अंतर भी करेंगे। अधिनायकवादी कंसेप्ट को समझेंगे, अधिनायक तंत्र क्या होता है। लोकतंत्र से ठीक अपोजिट, ठीक उल्टा या विपरीत अधिनायक तंत्र है। अधिनायक तंत्र का मतलब है कि वह व्यवस्था जिसमें जो राज्य सत्ता है वो केवल एक व्यक्ति के हाथ में, अर्थात एक व्यक्ति के हाथ में संपूर्ण सत्ता निहित है और जो व्यक्ति है वो सत्ताधारी है और वो सर्वोच्च है, उसका आदेश कानून है। ये अधिनायकवाद। अधिनायकवाद में रूल ऑफ लॉ की जो बात है, विधि का जो शासन, उसका अभाव है। शासन या शासक के द्वारा तय किया हुआ कोई भी कानून, वो कानून वो जरूरी नहीं कि विधि के अनुकूल हो या नहीं, उसकी आज्ञा कानून है, उसका आदेश कानून है। और इन सबको मानना, उनकी आज्ञाओं को, उनके आदेशों को, सत्ताधारी के निर्णयों को मानना जनता का कर्तव्य है। जनता उसमें अपना विकल्प नहीं कर सकती। लोकतंत्र में जनता सरकार के उन आदेशों को मानने के लिए बाध्य नहीं है जो विधि के अनुकूल नहीं है। वो डेमोक्रेसी है ही नहीं। डेमोक्रेसी में सरकार के निर्णयों की आलोचना करने का अधिकार जनता को है, लेकिन अधिनायक तंत्र में जनता को इस प्रकार का कोई अधिकार नहीं है। जनता सत्ताधारी के आदेशों का पालन करने का जनता का कर्तव्य है। इसमें अल्फ्रेड काबन ही कहते हैं, अधिनायक तंत्र उस एक व्यक्ति का शासन होता है जिसने अपना पद मुख्यतः उत्तराधिकार के रूप में मोनार्की सिस्टम से प्राप्त किया कि उसका पिताजी पहले राजा था, फिर उसने किसी जनता से निर्वाचित होकर प्राप्त नहीं किया, संविधान के द्वारा प्राप्त नहीं किया। उसने सिर्फ उत्तरदायित्व में उसको पद मिला कि उसके पिताजी और उसका बड़ा भाई राजा था, इसलिए उसको राजा हो गया। अधिनायक तंत्र जो है उसमें दो प्रकार की शासन व्यवस्थाएं हैं, विशेषकर दो प्रकार के इसके रूप, एक प्राचीन अधिकार तंत्र और एक बाद का अर्वाचीन अधिनायक तंत्र। प्राचीन अधिनायक तंत्र जो है उसमें विशेष रूप से ऐसी व्यवस्थाएं हैं जिसमें किसी संकट के समय अचानक ऐसे व्यक्ति की आवश्यकता हुई जिसने लोगों के कल्याण के लिए काम किया और फिर वो राजा बन गया और फिर वो राज सत्ता का उपभोग करता रहा। इस प्रकार की शासन व्यवस्थाएं, इस प्रकार की जो अधिनायकवादी रूप है वो विशेषकर रोमन साम्राज्य में देखे गए। और वहां पर जो अधिनायकवादी व्यक्ति था, जो व्यक्ति शासन सत्ता का अधिकारी था, उसने सारे व्यवस्थाएं अपने हाथ में ले ली और धीरे धीरे उसने अत्याचार जनता पर करने लगा। तो कहने का मतलब है कि इस प्रकार की चीजें देखने को मिली। अर्वाचीन अधिनायक तंत्र में यह है कि उसका जो व्यक्ति शासन में है वो राज्य की क्रांति करके किसी व्यक्ति को पद से हटाकर राज सत्ता को उसने हड़पाया, जबरदस्ती उसने प्राप्त किया। जैसे हिटलर है, मुसोलिनी है, इनका शासन है, एक व्यक्ति का शासन है, एक पार्टी का शासन है। उसमें किसी दूसरे व्यक्ति को या सत्ताधारी में किसी दूसरा व्यक्ति कोई रेस में नहीं होता, कंपटीशन में नहीं होता। एक व्यक्ति का जो है वो रूप होता है। और इसमें आधुनिक अधिनायक तंत्र में जो चीज देखने को मिली है वो विशेषकर सर्वाधिकार वाली अधिनायक तंत्र, जिसमें भी स्टालिन का जो शासन था रूस में, हिटलर का शासन था जर्मनी में, मुसोलिनी का शासन था इटली में। वहां पर जो महत्वपूर्ण बात होती है एकदम एक नेता,
एक पार्टी को जनता को वोट करना है और एक ही व्यक्ति शासन में रहेगा। ये सर्वाधिकारवादी जो अधिनायक तंत्र है उसमें ये बात देखने को मिलती है। इसमें एक दल और एक व्यक्ति प्रभावी होता है और उसमें एक विचारधारा के माध्यम से शासन व्यवस्था का संचालन किया जाता है। और जो न्यायपालिका है उस पर कठोर नियंत्रण राज्य सत्ता का होता है ताकि न्यायपालिका निष्पक्ष रूप से अपना निर्णय नहीं ले सके। अर्थात न्यायपालिका की निष्पक्ष और जो स्वतंत्र स्थिति है वो इसमें नहीं होती। और जनता का जो विकल्प वो बहुत सीमित विकल्प है। जनता एक विकल्प में से उसको चुनाव करना होता है। तो इस प्रकार की व्यवस्थाएं जो है वो इन देशों में देखने को मिलती है। एक होता है स्वेच्छाचारी अधिनायक तंत्र, जो तीसरी दुनिया के देश जो विशेष रूप से अल्प विकासशील राष्ट्र जिनका डेवलपमेंट हो नहीं पाया, गरीब राष्ट्र वो वहां पर जो है अचानक जो है औद्योगिक क्रांति हुई, आर्थिक विकास हुआ और वहां पर उन लोगों ने जबरदस्ती शासन कर लिया। जो कंपनियां थी या जिन्होंने डेवलपमेंट का एस्पेक्ट लेकर वहां उस देश में काम किया, उन लोगों ने राज्य सत्ता पर कब्जा कर लिया। तो इसमें जो है जो राजनीतिक व्यक्ति है जिसने राजसत्ता का उपयोग किया उसने संपूर्ण साधनों पर, जनसंपर्क के साधन और जितने भी सरकार के रिसोर्सेस हैं उन पर उसका कब्जा है। और इसमें देखने को मिलता है कि एक देश होता है वह अपना फैलाव इस प्रकार से कर लेता है कि दूसरे राष्ट्रों को अपना उपनिवेश बना लेता है और उपनिवेश के रूप में राजसत्ता का संचालन, जैसे भारत था, ब्रिटेन का एक उपनिवेश था और ब्रिटेन के अधिकांश देश उपनिवेश हुआ करते थे। उन्होंने जिस प्रकार से शासन किया तो वो एक स्वेच्छाचारी अधिनायक तंत्र कह सकते हैं। ईस्ट इंडिया कंपनी आई, व्यापार के लिए आई, व्यापार के बाद उसने राजनीतिक कार्य शुरू कर दिए, प्रशासनिक कार्य शुरू कर दिए। तो हम इस तरीके से मनमाने तरीके से उन्होंने अपना राज चला, राज सत्ता का उपभोग किया। अब बात आती है जो इसकी लक्षण, इसमें क्या क्या विशेषताएं अधिनायक तंत्र में देखने को मिलती है। मूल बात यह है कि बेसिकली डेमोक्रेसी विरोधी है, लोकतंत्र का विरोधी दृष्टिकोण, लोकतंत्र की अपेक्षा इसमें नहीं देखी जा सकती। ये लोकतंत्र के ठीक अपोजिट धारणा है। इसमें अधिनायकवाद जो कहता है लोकतंत्र का घोर शत्रु है। ये लोकतंत्र को मूर्खतापूर्ण और भ्रष्ट शासनवाद बताता है। और अधिनायक तंत्र जो है लोकतंत्र को और जो संसद है, जो शासन व्यवस्था का जहां संचालन होता है, संसद उसको एक तरीके से इस तरह का केंद्र मानते कि यहाँ तो सिर्फ बात होती है, बातों की दुकान है, इसके अलावा तो काम नहीं करती। ये अधिनायकवादी लोकतंत्र के लिए यहाँ जो अधिनायक तंत्र है वो उदारता का विरोध है। जो राजनीतिक स्वतंत्रता है जो लोगों को मिली, विचार अभिव्यक्ति, मत की स्वतंत्रता, शासन की आलोचना करने का, और जो राज्य का फ्लेक्सिबिलिटी, राज्य के में फ्लेक्सिबिलिटी का लोगों के व्यक्तित्व का महत्व, वो अधिनायक तंत्र में नहीं। और अधिनायक तंत्र में या अधिनायकवाद में हिंसा का और शक्ति का पहलू, हिंसा में और शक्ति में विश्वास किया जाता है। यहां पर कोई भी व्यक्ति देश विरोधी कार्य करता है तो उसको शक्ति से निपटा जाता है और हिंसा को प्रमुख आधार रखा जाता है। यहां पर तानाशाही का अत्यधिक महत्व, डिक्टेटरशिप, लोगों को आवाज को दबा दिया जाता है। और यहाँ जो राज्य है वो इतना सर्वसर्वा होता है कि उसके आगे जनता बिल्कुल एक तरीके से बहुत पीछे की स्थिति, जनता मालिक की स्थिति में नहीं रहती, जनता सेवक की स्थिति में रहती। राज्य के आदेशों का पालन करने वाली स्थिति जनता की रहती है। तो हमको समझना होगा कि तानाशाही का महत्व है। जैसे मुसोलिनी क्या कहता था, वही कहता था प्रत्येक वस्तु तथा प्रत्येक व्यक्ति राज्य के अंतर्गत है, राज्य के लिए होता है, राज्य से बाहर कुछ भी नहीं है, राज्य के विरुद्ध कुछ नहीं, अर्थात राज्य ही सर्वोच्च है।
ये अधिनायक तंत्र में या अधिनायकवाद में है। अधिनायक तंत्र व्यक्तिगत जो स्वतंत्रता है उसका वो विरोधी है, उसको कोई महत्व नहीं है। और इसमें जो खास एक विशेषता देखने को मिलती है कि इसमें लोगों को देशभक्ति के आडंबर से इतना जबरदस्त उसको वो कर दिया जाता है, तैयार कर दिया जाता है, जिसको उग्र राष्ट्रवाद कहते हैं कि कोई भी बात है और राष्ट्र को पहले लेके लोगों की भावनाओं को इस तरीके से सरकार जो है, राज्य सत्ता जो है, जो व्यक्ति शासन कर रहा है, उसको इतना जोड़ देता है कि लोग दूसरी चीज सोच ही नहीं पाते, डेवलपमेंट के एस्पेक्ट में जनता नहीं जा पाती। उग्र राष्ट्रवाद, कुछ नहीं, राष्ट्र पहले है। और जब राष्ट्र पहले है वो सब लोकतंत्र में भी होता है, लेकिन उग्र राष्ट्रवाद की स्थिति बड़ी खराब है। उसमें लोग अपने आप को इतना अधिक, अपने विचारों को इतना समाप्त कर देते हैं उग्र राष्ट्रवाद की धुन में कि वो अपने व्यक्तित्व के विकास को भी भूल जाते हैं। ये स्थिति है। ये सर्वाधिकारवाद का समर्थक है। इसमें प्रत्येक क्षेत्र को राज्य के द्वारा नियंत्रित करने का प्रयास किया जाता है, चाहे वो समाज हो, धर्म हो, परिवार हो, सभी राज्य में नियंत्रित है। और जो राज्य के अंतर्गत जो परिवारों का सामाजिक संगठन है, उसका दायित्व है कि वो राज्य की नीतियों का प्रचार प्रसार, जो राजनीतिक दल जो सत्ता में है उसकी नीतियों का प्रचार प्रसार जनता करे, उसका एक दायित्व कर्तव्य है। इसमें अधिनायक तंत्र जो है